वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमने MTH 501 की प्रिपरेशन जो स्टार्ट की हुई थी उसका ये थर्ड एंड लास्ट पार्ट है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आप किसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके स्टार्ट और लास्ट वाले लेक्चर्स को ज़रा अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जो आपका मोस्टली पेपर होता है या तो वो स्टार्ट से आता है या वो लास्ट से आता है। हाँ, बाकी ऐसा नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स का पेपर एक जैसा होता है। किसी की थोड़ी सी गुड लक ख़राब हो तो वो मिड से थोड़ा सा आ सकता है, लेकिन अगर आपने स्टार्ट और लास्ट अच्छे से किया हुआ है तो पेपर फिर भी आपका बहुत अच्छे से हो जाता है, चाहे वो मिड से भी आए। थोड़ा बहुत आता है लेकिन उससे भी ज़्यादा मैंने कोशिश की है कि आपका ओवरऑल मतलब सारे के सारे लेक्चर अच्छे से कवर हो जाएं, आपको किसी मतलब लेक्चर में मसला ना हो, पेपर में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर लो। इसलिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट नहीं बताया, ये नहीं बताया कि ये वाले कर लें तो आप शॉर्ट टाइम में पास हो जाएंगे। मैंने थॉरली सारे करवाए हैं ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। अब इसी के साथ जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब मैं दूसरे सब्जेक्ट्स की वीडियोस अपलोड करूं तो वो भी आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सके। इसी के साथ जो हम टाइम वेस्ट किए बगैर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 35 है। अब लेक्चर नंबर 35 से लेके 45 तक जो है आपके MCQs नहीं हैं, जस्ट आपके क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। मैं आपको साथ साथ बता दूंगी कि इनमें से शॉर्ट कौन से लॉन्ग कौन से। तो अब देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड दी डोमिनेंट आइगन पेयर। आपने फाइंड करना है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर जो कंबाइन होते हैं, लेकिन आपने एक मेथड यूज़ करना है, पावर मेथड। ठीक है, उससे पहले आप देख लें कि पावर मेथड क्या होता है। कहते हैं पावर मेथड का एक मेन फार्मूला जो है, पावर मेथड कहते हैं हमने पावर मेथड में एक फाइंड करते हैं बेसिक इटरेशंस जो है वो हम फाइंड करते हैं। कहते हैं या तो वो आपको फर्स्ट दे देगा, कहेगा तो आपको सेकंड फाइंड करके बताएं या थर्ड फाइंड करके बताएं। तो आपने ये याद रखना है, अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो आपने इसकी नेक्स्ट वाली एक फाइंड करनी है। अगर ये लॉन्ग आया है तो आपने इसकी 2 या 3 जो है वो आपने फाइंड करके उसको ज़रूर देनी है, ताकि जो वो आपको फुल मार्क्स दे सके। अगर ये शॉर्ट में आता है तो एक वो आपको गिवन देगी, एक आपने फाइंड करके उसे दे देनी है। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना, वो ना हो कि आप शॉर्ट सॉल्व करने बैठ जाएं और लॉन्ग आपका रह जाए। अब पावर मेथड क्या होता है, आपको फर्स्ट इटरेशन उसने दे दी होती है, कहता है आप इसकी सेकंड फाइंड करें। तो सेकंड फाइंड करने के लिए आपका फार्मूला होता है AX1। ठीक है, अब ए तो आपके पास गिवन होता है, पहले आप x1 की वैल्यू निकालते हो, फिर इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके तो फिर आपका जो नेक्स्ट इटरेशन आती है। अब अपने क्वेश्चन को देखते हैं क्या उसमें भी ऐसा ही है कुछ। तो कहते हैं जैसे आपको उसने दे दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है, x0 भी दिया है, तो कह रहा है आप इसकी जो है पावर मेथड को यूज़ करके मुझे एक डोमिनेंट आइगन पेयर फाइंड करके दें। तो आप के जहन में एक चीज़ होगी कि आपने अगर ये शॉर्ट में है तो 2 इटरेशन फाइंड करेंगे, अगर ये लॉन्ग में है तो 3 या 4 करेंगे। तो मैंने आपको बताया था फार्मूला इसका क्या होता है, AX0। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो। आपको मल्टीप्लाई करना भी सिखाया, लेकिन इसको फिर से रिव्यू कर लेते हैं कि आप फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेंगे, सेकंड का कॉलम, मल्टीप्लाई किया, 4 1 ज़ा 4 और 1 0 ज़ा 0 ऐड हो गया, फिर 1 सेकंड रो ली 1 1 ज़ा 1 और 3 0 ज़ा 0, 1 प्लस 0 आ गया। अब इन दोनों का ऐड किया तो हमारा आंसर आ गया 4/1। अब कह रहा है आपको मैंने कहा था अगर आपने इसकी नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करनी है, मतलब आपकी फर्स्ट वाली आ गई AX0। अब आपने एक और उसको फाइंड करके देनी है AX1। अब x1 आप निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है 1/u0 AX0। ठीक है, अब ये u0 कैसे आपको पता चलेगा, कहता है ये जो लास्ट इटरेशन आती है आपके पास, इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू होती है वही आपके पास जो होती है वो u0 होती है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। तो आपकी हाईएस्ट वैल्यू एक 1 थी और एक 4 थी, मतलब हाईएस्ट वैल्यू 4 हुई, तो आपके पास u0 क्या हो गया, 4 हो गया। आपने x1 के फार्मूले में वैल्यूज़ लगाएंगे, u0 की जगह 4 आ गया, AX0 की जगह आप लगा लेंगे
4 और 1 दोनों के ऊपर डिवाइड करेंगे, ऊपर आ जाएगा 1, इसके ऊपर नीचे भी डिवाइड किया, इसके नीचे भी, ये कटिंग हो गई, यहाँ आ गया 1, ये आ जाएंगे 1/4। अब एक और चीज़ आ जाती है, अब हमने फाइंड करना था AX1, ठीक है। अब X1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब A जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने A की जगह गिवन मैट्रिक्स लिखा, X1 की जगह ये वाला कॉलम मैट्रिक्स लिखा। अब फिर से हम दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे कि फर्स्ट रो लेंगे, उसी को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो ली, फिर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, और इसके बाद हमने इनका एलसीएम लिया तो इसके नीचे नहीं था, तो ये 4 4 जा 16 हो गया +1, क्योंकि इसके नीचे 4 था। अब आगे आ जाता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर एलसीएम लोगे तो इसके नीचे क्या है, 1 है, तो ये से मल्टीप्लाई होके 4 1 जा 4 हो गया, इधर आ गया था 3 +3 ऐड हो गया, ऊपर वाली को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 70/4, नीचे वाली को ऐड किया तो आ गया 7/4। आप यहाँ तक भी करेंगे तो क्वेश्चन ठीक है, अगर आप इसे पॉइंट में भी लिख लेते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं होगा, जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसे कर ले। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आपको कि आपने नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करनी है पावर मेथड से, जबकि एक आपके पास गिवन है, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए कि आपके पास AX0 है, आप फाइंड नेक्स्ट करने वाले हैं, तो मतलब AX1 फाइंड करने वाले हैं। अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है। अब इसमें से देख लो हाईएस्ट पावर कौन सी है, हाईएस्ट पावर कौन सी है। X1 निकालने के लिए हमें U0 की वैल्यू चाहिए, क्योंकि AX0 की वैल्यू तो गिवन है। अब कह रहा है U0 निकालने के लिए हाईएस्ट पावर देखूंगी तो हाईएस्ट पावर 2 थी, तो मैंने कह दिया कि U0 इधर क्या है, 2 है, 1/2 लिख लिया, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा था। आगे ये वाला मैट्रिक्स लिखा, मैंने इसको दोनों के ऊपर डिवाइड किया, मेरा आंसर ये फाइनल मैट्रिक्स आ गया, काला मैट्रिक्स। अब मेरे पास X1 आ गया है, मैंने इसी को अब एक गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसके साथ X1 को दूंगी तो मेरी नेक्स्ट सिचुएशन जो है वो फाइंड हो जाएगी। इसकी भी आपने प्रैक्टिस कर लेनी है अच्छे से। अब उससे आगे आ जाता है फिर वही क्वेश्चन उसी तरह का, कह रहे हैं आप इसकी भी नेक्स्ट सिचुएशन फाइंड करके दें, लेकिन आप फिर से वही मेथड यूज़ करेंगे, पावर मेथड। अब बहुत से बच्चों को ये मसला होगा कि नहीं समझ आ रही कि जैसे हमें नहीं पता कि U0 क्या है, तो आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने इन दोनों में से हाईएस्ट कौन सी है। बेसिकली वैसे तो कॉमन सेंस भी है कि आप 3 है, 8 है, 8 जो है वो हमारे हाईएस्ट है, तो मतलब हम कह सकते हैं ये हमारे पास U0 है। अगर फिर भी आप चाहते हैं आप इसे डीपली सॉल्व करके उसे बताएंगे इसमें U0 क्या है, तो आप ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये फार्मूले का मतलब क्या है कि फर्स्ट वाले मेंबर्स का भी स्क्वायर लिया, सेकंड वाले का भी स्क्वायर लिया और होल का अंडर रूट लिया। इसका स्क्वायर लिया 9 आ गया, इसका लिया तो 64 आया, होल अंडर रूट आ गया, हमारे पास दोनों का ऐड किया 73 आया। अब हमने इसका जो है वो स्क्वायर रूट लिया तो हमारा आंसर आ गया 8.54। आप देखें 8 आ रहा है, तो आप देखें हाईएस्ट इटरेशन क्या हुई हमारी, 8 हो गई। अब फिर वही क्वेश्चन था आपके पास, अगर उसने AX1 दिया हुआ है तो नेक्स्ट फाइंड करनी है आपने AX2, ठीक है। तो अब आपको चाहिए पहले X2 फाइंड करने के लिए, X2 फाइंड करने के लिए मतलब आपको U1 दिया होगा इधर, ठीक है। मतलब इधर अगर X1 है तो हमें ये वाला U1 है हमारे पास। फिर वही 8 इसकी जगह लगा लिया, ये जो आपके पास गिवन था उसकी जगह उसका एक कॉलम मैट्रिक्स लगाया, इसको दोनों के ऊपर डिवाइड किया, मैंने इसको पॉइंट्स में लिख दिया है। मैंने कहा था यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी लिख लें तो इसमें कोई मसला नहीं है। अब इन दोनों में से देखेंगे कि आप, अच्छा X2 की आ गई सॉरी, तो हम इसको A के साथ जो है वो अब मल्टीप्लाई करेंगे। A के साथ मल्टीप्लाई किया, मैंने फर्स्ट रो ली, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, सेकेंड रो ली, फिर उसी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मैंने दोनों को ऐड कर दिया, तो हमारा फाइनल आंसर ये आ गया। मतलब उसने कहा था कि मुझे एक नेक्स्ट इटरेशन फाइंड करके दो, तो मैंने उतना ही क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब उससे आगे आ जाता है, कह रहा है आपको एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ, आपने बताना है कि वो ऑर्थोनॉर्मल कॉलम है या नहीं है। अब एक चीज़ आप याद रखेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी आपको उसने दिया है, आप लेट कर लेते हैं कि आपके पास एक मैट्रिक्स है U, ठीक है। अगर आप ट्रांसपोज उसका लेते हैं और उसी को एक अपने U मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो आप कहेंगे वो ऑर्थोनॉर्मल है, अगर नहीं आता तो आप कहेंगे वो ऑर्थोनॉर्मल नहीं है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी।
अब देखिए फार्मूला वही आ गया हमारे पास। हमने क्या किया, अब पहली बात कि हम यू का ट्रांसपोज लेंगे। यू का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं कि आपने अपने फर्स्ट कॉलम को रो में चेंज करना होता है, सेकंड कॉलम को भी आपने रो में चेंज करना होता है। तो ये कॉलम है हमारे पास, ठीक है। इसको जब मैंने रो में चेंज किया तो ये आ गया 1/√3, 1/√3, 1/, मतलब ये रो बन गई है। ये कॉलम था पहले, इसको मैंने रो बना दिया, मतलब ट्रांसपोजा हो गया मेरा। इस कॉलम को भी मैंने रो बना दिया तो मेरा ट्रांसपोज आ गया। अब कह रहा है इसी को हमने जो ट्रांसपोज आएगा उसको यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने मल्टीप्लिकेशन सिखाई है, फर्स्ट कॉलम को पकड़ेंगे, फर्स्ट रो को पकड़ेंगे और फर्स्ट कॉलम के साथ जो है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे। इसको पकड़ा, उसके फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई किया, लिख दिया मैंने इधर, फिर प्लस, फिर इसको पकड़ा और सेकंड वाले के साथ किया, ये भी आ गया, फिर प्लस लगाया, फिर से मैंने इसके थर्ड वाले नंबर को पकड़ा, उसके थर्ड वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। मैंने इसको ओपनली लिख दिया है ताकि आप जब मल्टीप्लाई करें तो इसमें आपको कोई मसला ना आए। इसी तरह सेकंड रो को लिया, आपने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, वो मैंने नीचे लिख दिया। फिर से आपने फर्स्ट रो को लिया, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो को लिया, सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इधर लिख दिया। अब आगे आ जाते हैं, ये देखिए दोनों सेम सेम हैं, तो मतलब आ जाएगी 3 की 2 अंडर रूट, ये अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये भी सेम उसी तरह, ये भी सेम उसी तरह। इसको 0 के साथ दोगे तो 0, ये इसको दोगे तो आ जाएगा अंडर रूट के नीचे 3 और 2, इसको दोगे तो इसके नीचे भी 3 और 2 आ जाएगा, ये यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया। सेम जैसे इसी करेंगे वैसे ही सेम इसी तरह है, 3 और 2, 2 और 3, 3 और 2, 2 और 3, मैंने एक जो है वो स्क्वायर रूट के नीचे से लिख दिया। अब उससे आगे आ जाता है, कहते हैं यहाँ 0 आ गया था, इन दोनों को करोगे तो 2 हो जाएंगे, 2 की 2 पावर आ जाएगी, दोनों अंडर रूट के साथ कट जाएंगे, इसको भी देंगे तो फिर 2 की पावर 2 आ जाएगा, ये भी अंडर रूट से कट जाएगी। अब उससे आगे आ जाते हैं, कहता है जब कैंसलेशन के बाद 1/3 रह गया, यहाँ भी 1/3 रह गया, यहाँ भी 1/3 रह गया, इन दोनों को दिया तो एक ये माइनस 1/√3 6 आ गया, ये प्लस वाला, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ भी ऐसा हुआ, एक माइनस का था एक प्लस का था, ये भी कैंसिल हो गया। अब उससे आगे आ जाता है, जैसे ये तो कैंसिल हो गए थे ना इसके साथ, मतलब 1/2 बच रहा था, यहाँ भी 1/2 बच रहा था। अब आप क्या करेंगे कि आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 3 और ऊपर वाली चीज़ जो है वो सारी ऐड हो जाएगी। ये 0 था, ये भी 0 है, ये भी। अब यहाँ भी आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, ऊपर वाली चीज़ ऐड हो जाएगी। इनको ऐड करोगे तो 3, 3/3, इनको ऐड करोगे तो 2/2, ये दोनों कैंसिल होके तो आपका आंसर आ जाएगा 1। यहाँ ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब हमारे पास एक फाइनल जो मैट्रिक्स आ रहा है, आप देखें वो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं जिसने हमें गिवन दिया है वो ऑर्थोनॉर्मल कॉलम है। हमारा जो पेज नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया। पेज नंबर 3 पे चलते हैं। पेज नंबर 3 में वो कह रहा है आपको अगर 2 वेक्टर्स दिए गए हों तो आपने उसमें बताना है कि वो ऑर्थोनॉर्मल हैं या नहीं है। तो बेसिक एक कंसेप्ट हम लोग याद रख के आए थे कि ऑर्थोनॉर्मल में हमने किसी भी कोई 2 वेक्टर आ जाए या 3 वेक्टर आ जाए तो आप लोगों ने उसका एक डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं आंसर हमारा 0 आ जाता है तो हम कहेंगे वो प्रोडक्ट जो है वो ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है। अब इसी को देख लेते हैं, ऑर्थोनॉर्मल या ऑर्थोगोनल ये दोनों एक ही चीज़ है। अब इस चीज़ को देख लेते हैं, अगर हमारे पास x और y और z दिया हुआ है तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं वैसे नहीं करना आप लोगों ने। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से देखना है। इसको फर्स्ट को फर्स्ट के साथ देंगे तो 2 7 ज़ा 14 -14। अब फिर आप लगाएंगे प्लस। अब दूसरे को दूसरे के साथ -3 और -2 क्या हो जाएंगे, हमारे पास 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 4 1 ज़ा 4 और फिर आपने प्लस लगाया, फिर लिखा 1 4 ज़ा 4। अब इन सबको ऐड करने प्लस माइनस करने से अब इनको ऐड किया तो आपके पास आंसर आ गया 14 और ये -14 पहले था, दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ गया 0। तो आप कह सकते हैं कि जो y और z जो है वो ऑर्थोगोनल है। अब एक और चीज़ आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन में, आप डिस्टेंस फाइंड करके बताएं। अब डिस्टेंस फाइंड करने का भी एक फार्मूला है हमारे पास। अगर फॉर एग्जांपल उसने हमें दिया है x और y, ठीक है, कह रहा है x और y में आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो x y
डबल मॉड लाइन और उसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। अब ये इक्वल होता है फर्स्ट और सेकंड दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है। डबल मॉड लाइंस को मैंने सिंगल मॉड लाइंस के साथ किया है ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो आपने क्या किया, फर्स्ट वाला लिया, अगर आपने फर्स्ट वाला ले रहे हैं तो 7 माइनस, दरम्यान में माइनस लगाएंगे और फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस और y की जगह -1। अब दूसरा जगह -3 और माइनस दरम्यान में ये वाला और -2। अब इनको ये दोनों प्लस हो गए आपस में तो ये 8 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस 3 में से 2 निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -1। अब इसका स्क्वायर लोगे फर्स्ट वाले का और सेकंड वाले का। फर्स्ट वाले का लिया तो 64 आ गया, सेकंड वाले का लिया तो आपके पास 1 आ गया, दोनों का ऐड करोगे तो वो 65 हो जाएगा। अब उससे आगे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कहता है अगर आपको इस तरह नहीं देता, वो कह रहा है आपको 2 वेक्टर दे और कहे कि आप इसमें u डॉट v फाइंड करके बताओ या u का डबल मॉड फाइंड करके दो और या v के डबल मोड जो है वो फाइंड करके बताओ या u प्लस v का डबल मोड जो है वो आप फाइंड करके बताओ। तो मैंने इसको 1 बाय 1 सॉल्व किया है। अभी मैंने डॉट लेना आपको सिखाया है कि डॉट कैसे लेते हैं, मतलब 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले के साथ, ठीक है, और फिर प्लस लगाएंगे सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ और फिर प्लस लगाएंगे थर्ड वाले को थर्ड वाले के साथ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 6, 20 और -14, इनको प्लस माइनस किया तो हमारा आंसर आ गया 12, मतलब u डॉट v हो गया आपके पास। अब ये जो डबल मॉड है आपने इसको याद रखना है, वो था आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला। अगर आपको वैसे जनरली आ जाता है डबल मॉड तो आप उसको लिखते हो u डॉट u, मतलब दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो u का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब डबल मॉड आ जाएगा। अब ये और चीज़ है, ये और चीज़ है, आपने इन दोनों में जो डिफरेंस है वो याद रखना है, क्योंकि अगर आप डबल माइंडेड हो जाएंगे तो फिर दोनों को एक तरीके से करेंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आपने u डॉट u जो है वो उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसको भी मैंने यहाँ से डिटेल से सॉल्व किया हुआ है। प्रैक्टिस जब करेंगे उसका आंसर ज़रूर चेक कीजिएगा। v डॉट v, अगर आपने v स्क्वायर लेना है तो v डॉट v लेंगे, ठीक है, उसका भी मैंने डिटेल से सॉल्व किया है, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। अगर आ जाते हैं u प्लस v, मतलब मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस वाला फार्मूला और चीज़ है, ये और चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ इसका मतलब है कि आपके पास u प्लस u जो है वो 2 टाइम्स है और दोनों ही आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपने पहले u और v को प्लस करना है और एक वेक्टर बना लेना है। अब जो वेक्टर बनेंगे उन 2 टाइम्स लिखने के बाद आप लोगों ने दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा था 131 आ रहा था। आपने भी चेक कर लेना है कि आपका भी आंसर यही आता है। अब उससे अगले पेज पे चल रहे हैं, पेज नंबर 4। पेजेस का भी ध्यान रखना है और साथ क्वेश्चंस का भी। और मैंने एक और चीज़ देखी है कि बच्चे जो है वो स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो बच्चे जब समझाते हुए हाथ आगे पीछे आ जाते हैं, फिर आप इशू बनाते हैं मैम आपके हाथ जो है ना वो बहुत आगे आते हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ना लीजिएगा, पहले समझ लीजिएगा, क्या फ़ायदा जब आपको समझ ही ना आएगी। अब उससे अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, कह रहा है आपने इसका पार्ट नंबर 1 जो फाइंड करना है वो है v डॉट u और ओवर v डॉट v। अब u डॉट v जो है उसको आपने सॉल्व कर लेना है खुद। उसका मेरा आंसर आया था 6 और v डॉट v और उसका आंसर आया था 25। मैंने इनको ओवर की फॉर्म में लिखा, लेकिन आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आप इसका एक वेक्टर बनाना चाहें। अब अगर आ जाता है v, तो इसका भी मतलब है डबल मोड आ जाए तो इसका भी मतलब वही होता है कि आपके पास जो है w 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स जो इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका मेरा फाइनल आंसर आ गया 36। आपने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। अब एक और चीज़ जो है ना न्यू आ गई है क्वेश्चन में कि आपने ये चीज़ तो अभी प्रीवियस की है, लेकिन इसके साथ v को भी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब एक जो है चीज़ देख लें कि u डॉट v लिया आपने, इसको इसके साथ दिया तो आ गया -6, इसको इसके साथ दिया तो 12, दोनों को प्लस माइनस किया आंसर आ गया 6। दोनों को मल्टीप्लाई करना है फिर से 4 2 2 ज़ा 4 और दोनों प्लस 3 3 ज़ा 9 और ये आ गया 13। अब कहते हैं
मैंने लिख लिया कि इसकी जगह 6/13 और ये एक वेक्टर है हमारे पास 3/2 का। आप इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि आगे मैंने जाके देखा बहुत से क्वेश्चंस को वो यहाँ तक ही सॉल्व करता है, इसे आगे सॉल्व नहीं करता। तो आपने ये वाली चीज़ जो है ना आगे से सॉल्व नहीं करनी, इसको यहाँ तक ही रहने दीजिएगा, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि अगर आपके पास 3 जो है 4 जो है वो आपको दे देता है वेक्टर्स, आपको कहता है एक वेक्टर के बेस पे आपने इसको सॉल्व करना है, बताना है ये ऑर्थोगोनल बेस है या नहीं है। मतलब बेसिक आपने एक वेक्टर बना के देना है उसको, लेकिन उसकी टर्म्स है कि वो ऑर्थोगोनल की बेस पे आप बनाएंगे। तो आपके पास एक फार्मूला आ जाता है ये वाला, ठीक है। फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम फाइंड करेंगे v.u1, ठीक है। v.u1 जो है वो मैंने इसको सॉल्व किया है तो मेरा आंसर आया है 15। अब अगला हमारा क्वेश्चन मतलब अगला पार्ट हम सॉल्व करेंगे u.v2 को मैंने सॉल्व किया तो अब मेरा फाइनल आंसर आया था -2। फिर मैंने अगला जो वो पार्ट है वो है v.u3, दोनों को मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 11। फिर आगे आ जाता है ओवर की फॉर्म में जो थे कि फिर हमारा u2 का मैंने प्रोडक्ट लिया, फिर u1 का प्रोडक्ट लिया, u3 का लिया जो हमारे ओवर की फॉर्म में थे, ठीक है। मैंने सबका प्रोडक्ट लेने के बाद अब 1 बाय 1 यहाँ देखिए ये दोनों डिवाइड हो रहे थे तो मैंने इसको अलग से पहले डिवाइड कर लिया है। तो मेरा इसका आंसर जो था वो 15 आया, इसका भी आंसर 15 आया, दोनों आपस में कट हो गया, आंसर आ गया 1। अब फिर मैंने इसको लिखा, इसका आंसर आया था -2 और इसका आंसर जो आया था वो था 11, तो आ जाएगा -2/11 क्योंकि ये कटिंग नहीं हो रही। अब इससे आगे आ जाते हैं ये वाले पोर्शन पे, तो हमारे पास इसका आंसर जो था वो आया था हमारे पास फिर से 11, ठीक है। और इसका लास्ट वाले का आंसर था हमारे पास 14। अब मैंने क्या किया, इसकी जगह लिख लिया 1, इसकी जगह जो ये वाले हिस्से की जगह जो ये आया था मैंने लिखा -2/11। अब लास्ट पोर्शन की जगह +11/14। अब इसके साथ जैसे u1 लिखा है, u2 लिखा है, u3 लिखा है, तो मैंने इसके साथ इसके वेक्टर्स को लिख दिया है। क्वेश्चन यहाँ तक ही सॉल्व करना है, इसलिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको आगे वाली चीज़ कैंसिल करवा दी थी क्योंकि आगे जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो सिर्फ यहाँ तक होंगे। उससे आगे आ जाते हैं, कह रहा है कि अगर मैं सिर्फ आपको सेट्स देता हूँ, सेट को आपने सॉल्व करना है, बताना ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो आपको मैंने सिंपल सी बात बताई थी कि आप इनका प्रोडक्ट लेंगे। जैसे 3 सेट है तो पहले का दूसरे के साथ प्रोडक्ट लिया, पहले का दूसरे के साथ लेंगे तो मेरा आंसर आ गया था 0। फिर मैंने क्या किया, पहले का ही तीसरे के साथ मतलब u1 और u3 का प्रोडक्ट लिया, ठीक है। तो मेरा फिर से आंसर क्या आया 0। अब u2 और u3 का प्रोडक्ट लिया मैंने तो लास्ट पे फिर से आंसर 3 आ गया। तो मतलब अगर हमारे पास 3 सेट है, मैंने 3 टाइम्स जो हैं वो सेट बना के मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर 0 आ गया है, तो मैं कहूँगी ये हमारे ऑर्थोगोनल सेट हैं, मतलब इस चीज़ को ये लाई करते हैं। उससे आगे आ जाते हैं, कह रहा है कि आपने ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन फाइंड करनी है जबकि आपके पास एक जो लाइन दी हुई है और वो लाइन किससे पास थ्रू कर रही है वो भी दिया हुआ है। अब एक चीज़ आ जाती है, ये वाला पोर्शन आपके पास y होगा और ये वाली चीज़ जो है वो u होगी, ठीक है। फार्मूला मेन जो है वो है एक यूनिट वेक्टर का फार्मूला है और इसी के साथ जो है यूनिट वेक्टर का फार्मूला नहीं है बल्कि ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का है, जिसके 2 हिस्से होते हैं। एक तो हमने इसका यूनिट फाइंड करना होता है और दूसरा उसी की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी होती है। मतलब मेन फार्मूले हमारे 2 हैं, हम इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए y.u को मैंने सॉल्व किया, मेरा आंसर आया -14 और इसी के ओवर के फॉर्म में u.u भी चाहिए तो उसको मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया 29। अब कह रहा है मैंने क्या किया, u.u की जगह लगाऊंगी, u.u की जगह लगाया 14 और v.v की जगह लगाया 29 और इस u की जगह मैंने अपना एक वेक्टर पुट कर दिया। अब इसको मैंने दोनों के साथ
मल्टीप्लाई किया, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा फाइनल आंसर आ गया -28/29 और इसको किया 70/29। अब हमने कहा था हमने इसके साथ मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए सबसे पहले मेरे पास ये चीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि ये तो अभी मैंने निकाली है u का यूनिट वेक्टर। अब -u इसमें से करेंगे, ये जो लास्ट पे आया है वो एक यूनिट वेक्टर आया था, उसमें से u को माइनस किया जो हमें उसने गिवन दिया हुआ है। अब इन दोनों को माइनस करने के बाद मैंने इनका एलसीएम लिया, सो उसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया -115/29 -46/29। अब कह रहा है आपको उसने डबल मोड दिया हुआ है, मतलब आप इसका लेंगे अंडर रूट और दोनों का स्क्वायर के साथ जो है उसको ऐड करेंगे। मैंने इसका भी लिया, इस चीज़ का भी स्क्वायर लिया। अब क्या किया, मैंने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो है उसको मज़ीद सॉल्व किया, जो है इन दोनों को डिवाइड करने के बाद मेरा आंसर ये आया था। अब इनका जो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए मैंने फिर से इसका स्क्वायर रूट लिया इस पूरी रकम का, जो आप फाइनल आंसर था वो था 4.27। अब उससे आगे आ जाते हैं, फिर सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने ऊपर किया है। आपने इसकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से कर लेनी है। इसका भी मेन फार्मूला यही है पहले, ठीक है। कह रहा है आपने इसमें से डिस्टेंस फाइंड करना है। अब फिर से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये वाला फार्मूला आ गया। डिस्टेंस फाइंड करने का मैंने अलग से बताया था आपको, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं इस चीज़ को, आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं। अभी ये हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में ये सारे मेथड को अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अब आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है और मुझे ये कमेंट्स में बताना है कि क्या जो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उनके आंसर भी सेम इसी तरह आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी वो कह रहा है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, जबकि स्पैन में वो लाई कर रहा है हमारा एक सेट और जो वो लीनियर कम्बिनेशन बनाएगा। अभी हमने ऑर्थोगोनल बेस पे हमने एक वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला करवाया था, मेरे ख्याल में आपको याद होगा। सेम इसी तरह का फार्मूला था जिसमें हमने अपनी वैल्यूज़ का प्रोडक्ट लिया था, प्रोडक्ट लेने के बाद अपनी वैल्यूज़ को इसके फार्मूले के अंदर पुट किया था और लास्ट पे आंसर लेके आए थे। सेम आपने इसी तरह लेना है, अलग अलग प्रोडक्ट लेना है। हर एक चीज़ का प्रोडक्ट लेने के बाद मैंने सबसे पहले u और y और u1 का लिया, ठीक है। आंसर आया -30। फिर u1 और u1 का लिया, फिर उसका आंसर आया 14। अब ये वाली चीज़ को मैंने लिख दिया y.u1, उसका आंसर आया था -30/14 आ जाएगा। अब इसके साथ हमारे पास एक u1 है तो उसके जगह मैंने उसका एक वेक्टर लिख दिया, कॉलम मैट्रिक्स लिख दिया। अब उसको देख लें, मैंने इसको इन तीनों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया, फाइनल एक हमारे पास वेक्टर बन जाता है। अब ये वाली चीज़ तो हमारे पास सॉल्व हो गई। अब हम करेंगे ये वाली चीज़ को सॉल्व। ये वाली चीज़ को सॉल्व करने के लिए y.u2 का प्रोडक्ट लेंगे सबसे पहले, फिर u2.u2 का प्रोडक्ट लिया, फाइनल आंसर आ गए। फिर मैंने इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको पुट किया, ठीक है, और इस चीज़ को इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 64/69, 128/69 और 224/69। अब कहता है मैंने ये चीज़ें तो अलग अलग निकालनी हैं, लेकिन दोनों को ऐड भी करना है ताकि जो है ना फार्मूले के अकॉर्डिंग जो मेरी वैल्यूज़ हैं और एक फाइनल वेक्टर जो है वो बन सके। मैंने फार्मूले के अकॉर्डिंग इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर दिया है। मैंने फार्मूला फिर से लिखा है ताकि आपको कंफ्यूज ना हो कि ये मैं कैसे ऐड कर रही हूँ। दोनों का ऐड किया, एलसीएम लिया इनका, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद मेरा एक फ़ाइनल जो वेक्टर है वो ये बना है। आपने भी ज़रूर चेक करना है कि आपका भी यही आ रहा है। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें कह रहा है लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन जो है वो आप फाइंड करके देंगे, ठीक है। लीस्ट स्क्वायर सोल्यूशन का फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है A�ट्रांसपोज A x = A�ट्रांसपोज B। सबसे पहले हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद मतलब 2 कॉलम से दोनों कॉलम्स हमारी रोज़ में चेंज हो गए, ठीक है। हमारे पास एक ट्रांसपोज आ गया। फिर उसको मैंने एक गिवन मैट्रिक्स जो A है उसके साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो है मतलब फर्स्ट मैंने रो ली फर्स्ट कॉलम के साथ, तो यहाँ ये वाली चीज़ लिखी,
फिर सेकेंड रो ली, फर्स्ट कॉलम के साथ लिया, मल्टीप्लाई किया तो ये वाली रो ली, ये वाली जो है चीज़ लिख ली। अब फिर रो फर्स्ट वाली ली सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड वाली ली, फिर सेकंड वाली कॉलम के साथ, तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब इनको ऐड करूँगी तो आ जाएगा 26, 18 और 13। अब इसी की राइट साइड को देखूँ तो कह रहा है ए ट्रांसपोज को आपने बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ए ट्रांसपोज जो आपने यहाँ लिया, इसको बी वाला जो आपके पास गिवन है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने फर्स्ट रो ली, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो ली, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे एक फाइनल आ गया 13 और 11। अब इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं इसको पुट कर देती हूँ। अब एक और चीज़ आ जाती है, कह रहा है आपने बेसिक फाइंड करना है लीस्ट स्क्योर सोल्यूशन, मतलब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपने एक्स को जो है वो फाइंड करना है। आप देखिए यहाँ ये वाली चीज़ की पावर 1 है, अब यहाँ से उठा के साइड पे लेके आएंगे तो वो क्या हो जाएगी -1, ठीक है। तो आपकी ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब आपको पता है इन्वर्स कैसे लेते हैं, हम इन दोनों का ये जो मैट्रिक्स बना था ये वाला, अब आप इसका क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे इन्वर्स फाइंड करने के लिए। डिटर्मिनेंट पहले एडजाइंट लेंगे, फिर डिटर्मिनेंट के ऊपर डिवाइड करेंगे। तो मैंने इसका पहले डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट लेने का पता है आपको कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दरम्यान में साइन जो है ना वो माइनस का लगाते हैं। मेरा डिटर्मिनेंट आ गया था 14। और एडजाइंट कैसे लेते हैं कि हम इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, मतलब अगर हम अपना एक मैट्रिक्स देखें, इनकी जगह चेंज की तो ये 13 और 26 एक दूसरे की जगह जो है आ जाएंगे, मतलब 13 26 की जगह चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 13 और यहाँ आ जाएगा 26। इन दोनों के साइन चेंज किए, दोनों प्लस में थे तो माइनस में हो गए। अब मैं फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करूँगी। ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट जो डिवाइड हो रहा है, और ये आ गया वो हमारा एडजाइंट। अब कह रहा है ये जो दोनों चीज़ें आ जाएंगी यहाँ तक, मतलब ये चीज़ सॉल्व हो गई। इसको आपने जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली चीज़ आई थी, ये वाली देखें, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए मैंने क्या लिया, ये हो गया इन्वर्स वाली चीज़ और ये हो गया हमारे पास ए ट्रांसपोज बी। तो मैंने फर्स्ट रो ली, इस कॉलम के साथ दिया मल्टीप्लाई किया, फिर सेकंड रो ली, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास मल्टीप्लाई होने के बाद एक फाइनल मैट्रिक्स बन रहा है, कॉलम मैट्रिक्स -29 ओवर 9 और 52। अब ये वाली चीज़ दोनों के नीचे डिवाइड हो रही है। दोनों के नीचे डिवाइड करने के बाद मैंने इसको पॉइंट्स में लिख दिया। अगर आप पॉइंट्स में नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं है। अब उससे आगे चलते हैं। अच्छा, उससे आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है आपने अप्लाई करना है ग्राम श्मिट प्रोसेस को और आपने बताना है वेक्टर्स को ट्रांसफॉर्म करके कि वो ऑर्थोगोनल बेस पे हम जो ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या यही वेक्टर फिर से दोबारा से आते हैं या नहीं आते। तो इस हमारे क्वेश्चन के 3 जो पार्ट्स हैं जिसमें हम 3 फार्मूले लगाएंगे। फर्स्ट वाला फार्मूला है कि U1 जो है वो V1 जो है वो U1 के इक्वल है और V2 इज इक्वल आएगा U2 माइनस U1 डॉट V1 ओवर V1 डॉट V1 और डॉट V1। अब कह रहा है सबसे पहले आप इसका ये वाला डॉट फाइंड करेंगे, तो ये फाइंड करने के बाद आपका आंसर, मेरा आंसर आया 0 और V डॉट V को किया तो मेरा आंसर आया 1। अब कह रहा है इसी फार्मूले में अपनी वैल्यूज़ को पुट करूँगा क्योंकि हमारे पास U2 जो है वो अभी फ़िलहाल ये है। अब U2 वैसे ही मैंने लिख दिया माइनस, इसकी जगह 0 लिखा, इसका आंसर हमारा 0 आया था और नीचे वाले का आंसर 1 था। जब दोनों को डिवाइड किया फिर 0 हो गया, जब ये चीज़ 0 हुई तो उसने इसको भी 0 कर दिया, मतलब हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा U2। ठीक है, U2 इज इक्वल टू हमारा आ गया 0 1 0। अब हमारा एक तीसरा है, 3 वेक्टर्स थे इसके लिए हमने इसके 3 जो फार्मूले अप्लाई किए। तीसरे फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट जो है प्रोडक्ट लेने का आंसर 0 आया, सेकंड जो है ये वाली चीज़ का प्रोडक्ट लेने का भी आंसर 0 आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट लिया मैंने तो ये भी हमारा 1 है, क्योंकि इसका मैंने प्रीवियस ऊपर लिया हुआ है तो मैंने इसलिए इसको यहाँ नहीं प्रोडक्ट इसका लिया। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट आए थे उनका आंसर मैंने लिखा, इसकी जगह मैंने U3 ही रहने दिया। ये 0 आया था ओवर 1 और ये V1 वैसे ही है, इसका भी 0 आया था ओवर 1 क्योंकि दूसरे का आंसर, ये वाली चीज़ का आंसर जो है वो 1 था।
तो अब ये चीज़ ज़ीरो हो गई तो ये भी ज़ीरो हो जाएगी, ये चीज़ ज़ीरो ये भी ज़ीरो, मतलब ये यहाँ तक क्वेश्चन जो है मतलब सॉल्व करने के साथ ख़त्म हो गया। यहाँ रह गया हमारे पास हमें सिर्फ U3। तो U3 का आंसर जो था वो क्या है, यहाँ ऊपर अगर गिवन देखे तो वो है 0 0 1। तो 0 0 0 1 हमने ये देखा कि ऑर्थोगोनल बेस पे जब भी हमने ग्राम श्मिट प्रोसेस लगाया तो हमारे आंसर वही आए जो उसने आपको गिवन दिए हुए थे। अब उससे आगे आ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है आपने स्पैम के अकॉर्डिंग, मतलब स्पैम के अकॉर्डिंग आपको एक सेट दिया जाएगा, आपने क्या करना है उसकी ऑर्थोगोनल बेस पे वेक्टर्स को फाइंड करना है। तो इसका भी सेम वही जो है फार्मूला है जो हमने ग्राम श्मिट प्रोसेस में किया है। आपने इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर लेना है। फार्मूला मैंने हाईलाइट इसलिए कर दिया है ताकि आपको सॉल्व करने में ईजी हो जाए। उससे आगे आ जाते हैं। अच्छा, दोनों को सॉल्व करने के बाद दो वेक्टर्स की वैल्यू आ गई थी हमारे पास। एक की वेक्टर की वैल्यू थी 6 0 -2 और दूसरे वेक्टर की थी -1 3 और -3। बेसिकली वही चीज़ उसने बोली थी कि आपने इसके अकॉर्डिंग हमें ऑर्थोगोनल वेक्टर फाइंड जो है करके देने हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारी MTH 501 की प्रिपरेशन का, जिसमें कह रहा है आपके पास एक सब स्पेस है R2 और स्पैम किया गया है, उसने किया है 4 और 6 के साथ। आप एक यूनिट वेक्टर फाइंड करके दें। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला जो था वो है हमारे पास, आपने क्या करना है उसका ओवर डिटर्मिनेंट, या आप समझ लीजिए जी का है, अगर यहाँ आप इसको कंसीडर करते हैं y, तो इसका डिटर्मिनेंट और ऊपर आ जाएगा इसका वही मैट्रिक्स जो आपको वो उसने गिवन दिया हुआ है। ठीक है, आप गिवन मैट्रिक्स के ऊपर नीचे इसको डिवाइड करेंगे इसके डिटर्मिनेंट को, तो एक फाइनल यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब आ जाते हैं कि आपने इसका डिटर्मिनेंट कैसे लेना है। डिटर्मिनेंट लेने के लिए डिटर्मिनेंट लेने के डबल मोड स्क्वायर के साथ लिखेंगे आप। फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकंड वाले का स्क्वायर, और दोनों का जब मैंने स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिया तो 16, इसका लिया तो 6 का लिया तो 36 आ गया, दोनों को ऐड किया तो आ गया 52। अब कह रहा है अगर फॉर एग्जांपल मैं 4 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर आता है 52। अब इस 4 का जब मैं अंडर रूट ले लूं तो ये आ जाएगा 2, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, और 13 का अंडर रूट नहीं आता, कुछ पॉइंट्स में आता है तो इसका नहीं लिया। तो कहता है मैंने इस 52 की जगह अंडर रूट 52 की जगह लिख सकती हूँ 2 अंडर रूट 13। अब कह रहा है ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया है इसको हमने इन दोनों के नीचे जो है जाके डिवाइड किया। जब दोनों के साथ डिवाइड किया तो इसकी कटिंग हो गई, 2 आ जाएगा ऊपर। तो इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ओवर अंडर रूट 13, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 3 ओवर अंडर रूट 13। हमारा एक यूनिट वेक्टर भी जो है वो फाइनल आ गया है। यहाँ तक MTH 501 की जो है प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है सारे बच्चों को जो है ना अच्छे से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे, आपने साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर की होगी। और फाइनल यही था कि जिन बच्चों ने ये तीनों वीडियोस जो हैं देख ली हैं, हम एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें आपके प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चन होंगे। तो आप लोगों ने वो उस टेस्ट में ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। यहाँ वीडियोस देखने के बाद चैनल की बायो में लिंक है व्हाट्सएप का, वहाँ जाएं और जाके ग्रुप में मैसेज करें कि मैम हमें ना टेस्ट फाइल सेंड कर दें, और मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे वो सॉल्व करके देनी है, जिससे आपका ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो प्रिपरेशन की है वाकई आप इस काबिल हैं कि जो अगर पेपर्स में क्वेश्चन इसी के रेलिवेंट आए तो उसको इजीली सॉल्व कर सकें। अगर आप किसी और बुक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं उस सब्जेक्ट पे काम करके आपके लिए कम टाइम में बहुत अच्छी जो है वो उनकी प्रिपरेशन करवा सकूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।